Dear students, welcome back. Subject SDLM Unit 2 lecture number 13 remaining part. लास्ट ही लेक्चर में लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट कराया था एनालाइजिंग मार्केट पोटेंशियल एंड सेल्स पोटेंशियल। तो अपन ने जो मार्केट पोटेंशियल वाला टॉपिक है एनालाइजिंग मार्केट पोटेंशियल वो कंप्लीट कर लिया था। इसमें मार्केट पोटेंशियल की मीनिंग पढ़ी थी, स्टेप्स इन मार्केट पोटेंशियल पढ़ा था और एस्टिमेटिंग पोटेंशियल फॉर न्यू प्रोडक्ट पढ़ा था। अब आज के इस ई लेक्चर में रिमेनिंग पोर्शन है इस लेक्चर का, वो कंप्लीट करेंगे एनालाइजिंग सेल्स पोटेंशियल। तो मार्केट पोटेंशियल आपको क्या बताया था कि एक स्टेटेड फ्यूचर पीरियड में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जितने भी प्लेयर्स हैं सब मिलकर जितनी मैक्सिमम सेल्स कर सकते हैं उसे तो क्या बोलते हैं, मार्केट पोटेंशियल। और सेल्स पोटेंशियल का क्या मतलब होगा कि स्टेटेड फ्यूचर पीरियड में एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर या सेलर है वो मैक्सिमम कितनी सेल्स कर सकता है, इसे क्या बोलते हैं, सेल्स पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे कि पर्टिकुलरली एफएमसीजी सेक्टर में 2020-21 में टोटल 300 करोड़ का टर्नओवर हो सकता है, तो ये तो क्या होगा, मार्केट पोटेंशियल। और पतंजलि है 80 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर सकती है, ये क्या होगा, सेल्स पोटेंशियल। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक साल में 5 लाख कारें हैं हैचबैक वो सेल हो सकती हैं, उसमें ये तो क्या होगा आपका मार्केट पोटेंशियल। और मारुति सुजुकी लिमिटेड है वो 2 लाख गाड़ियों को सेल्स कर सकती है, ये क्या होगा आपका सेल्स पोटेंशियल। इंजीनियरिंग में पूरे इंडिया में टोटल है वो 3 लाख स्टूडेंट्स एडमिशन इंजीनियरिंग में ले सकते हैं, तो ये तो इंजीनियरिंग का क्या होगा, मार्केट पोटेंशियल। और एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें 400 एडमिशन्स हो सकते हैं, वो क्या होगा, सेल्स पोटेंशियल। तो ये सेल्स पोटेंशियल इज एन एस्टिमेट ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल सेल्स अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट एंड इट इज ओपन टू ए स्पेसिफाइड कंपनी सेलिंग ए गुड्स और सर्विस ड्यूरिंग स्टेटेड फ्यूचर पीरियड। तो जो सेल्स पोटेंशियल है वो सेल्स अपॉर्चुनिटी एक पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरर के लिए बताता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एस्टमेंट कोडक कंपनी के लिए, जबकि मार्केट पोटेंशियल है वो सेल्स अपॉर्चुनिटी पूरी इंडस्ट्री के लिए बताता है। अब नेक्स्ट है सेल्स पोटेंशियल, उसको हम एस्टिमेट किसके थ्रू करते हैं, सेल्स फोरकास्टिंग के थ्रू एस्टिमेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्या जाएगा आपका, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। तो सेल्स फोरकास्टिंग बेसिकली प्रिडिक्शन यानी कि पूर्वानुमान होता है एक्सपेक्टेड सेल्स का एक स्पेसिफाइड या स्टेटेड फ्यूचर पीरियड में, कि आने वाले एक साल में टोटल कितनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल हो सकती है, वो क्या होगा, सेल्स फोरकास्ट। अकॉर्डिंग टू स्लट्स ए सेल्स फोरकास्ट इज एन एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट और यूनिट सेल्स फॉर ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड अंडर प्रपोज्ड मार्केटिंग प्लान और प्रोग्राम, कि आने वाले एक साल में या 2 साल में कंपनी ने जो अपना मार्केटिंग प्लान बनाया है उसके अंतर्गत कितनी यूनिट सेल्स हो सकती है या कितना अमाउंट की सेल्स हो सकती है। जैसे एफएमसीजी कंपनी है जिनकी यूनिट प्राइस कम होती है वो अमाउंट में करती हैं कि 500 करोड़ का टर्नओवर हो सकता है, 200 करोड़ का टर्नओवर हो सकता है, 80 करोड़ रुपीज़ का टर्नओवर हो सकता है। और जिन कंपनीज़ की यूनिट प्राइस हाई होती है और लेस फ्रिक्वेंटली होते हैं वो यूनिट्स में करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल में 2 लाख यूनिट सेल्स हो सकती है, 5 लाख यूनिट सेल्स हो सकती है, या कंपनी को इंजीनियरिंग मशीन बनाती है तो 1 लाख मशीन सेल्स हो सकती है, तो ये क्या होगा आपका यूनिट सेल्स में होगा। तो सेल्स फोरकास्टिंग बेसिकली क्या एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करती है, एनालाइज करती है और उसके बेस पर फ्यूचर की सेल्स का एस्टिमेशन करती है। अब नेक्स्ट क्या जाएगा आपका, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स forecasting. There are 2 types of objectives from sales forecasting. First is short run objective या short range objective. Second is long run objectives या long range objectives. First of all we will discuss short run objectives. वो objectives जो कि क्वार्टर से लेकर ईयरली तक यानी कि 3 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए बनाए जाते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, तो उन्हें कौन से ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। तो शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली बनाए जाते हैं, उसके पीछे रीज़न होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं वो ऑपरेशंस अच्छे ढंग से परफॉर्म हो जाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने सेल्स फोरकास्टिंग की कि इस साल मेरी 1 लाख यूनिट सेल्स
हो सकती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 11 महीने 30 दिन तक तो कंपनी प्रोडक्शन करेगी नहीं, लास्ट के एक दिन में है 1 लाख यूनिट्स बना देगी। जब 1 लाख यूनिट्स बिकेंगी तो 1 लाख यूनिट्स को बनाना भी तो होगा। तो इस फोरकास्टिंग को क्यों किया गया कि इनको फिर मंथ्स में डिवाइड कर लिया जाएगा कि एक महीने में कितनी गाड़ियाँ बनानी होंगी, फिर मंथ्स को वीक में डिवाइड कर लिया जाएगा कि एक वीक में कितनी गाड़ियाँ बनानी होंगी, उन वीक को डेज में डिवाइड कर लिया जाएगा कि पर डे कितनी गाड़ियाँ बनानी होगी। अब उतनी ही गाड़ियों के बेस पर डे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये प्लानिंग इसलिए की जा रही कि मशीनें आइडल ना हो। ऐसा नहीं कि 6 महीने तक तो मशीनें कुछ काम कर नहीं रही और फिर 6 महीने में दिन रात प्रोडक्शन कर आपने 1 लाख यूनिट बना ली। इसी तरीके से आपको सेल्स कोटा भी डिसाइड करना होगा। ये तो है नहीं कि 1 लाख सेल्स होंगी तो 11 महीने 30 दिन तक तो कोई सेल नहीं हो और एक दिन में ही 1 लाख यूनिट्स बिक जाएंगी, तो उनको पर मंथ में डिवाइड करना पड़ेगा, पर वीक में डिवाइड करना पड़ेगा, पर डे में डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर सेल्स फोर्स को उसके बेस पर टारगेट यानी कि कोटा असाइन करना पड़ेगा। इस वजह से जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बनाए जाते हैं। सेकंड क्या है, लॉन्ग रन या लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव्स जो कि 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए बनाए जाते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, और ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर की प्लानिंग या ग्रोथ के लिए बनाए जाते हैं कि फ्यूचर में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, किन किन कंट्रीज़ में बिजनेस करेगी, कितने प्लांट्स होंगे। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाए जाते हैं सेल्स फोरकास्टिंग के लिए? सबसे पहला तो फ्यूचर में हमें सेल्स से कितना कैश इनफ्लो होगा। आज से 5 साल के बाद एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट से कंपनी को कितना कैश इनफ्लो होगा। दूसरा, प्लांट की कैपेसिटी। सपोज आपका अभी जो करंट का प्लांट है वो अभी मैक्सिमम 1 लाख यूनिट साल में प्रोड्यूस कर सकता है। आपने लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग की कि 5 साल के बाद आपकी 3 लाख यूनिट्स हैं वो सेल्स होंगी, तो ऐसा तो है नहीं कि वो जो करंट प्लांट है वो 3 साल या 5 साल के बाद 3 लाख यूनिट बनाने लग जाएगा। तो उसके लिए भी आपको अभी करंट से ही प्रोडक्शन प्लांट की प्लानिंग करनी पड़ेगी, ज़मीन देखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप अभी से ही प्लानिंग करोगे तो 5 साल के बाद आपका दूसरा प्लांट स्टार्ट हो जाएगा जिसकी कैपेसिटी 2 लाख होगी, तो दोनों प्लांट मिलकर आपकी 3 लाख की कैपेसिटी प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। तो इसके लिए लॉन्ग रन फोरकास्टिंग की जाती है। और तीसरा, आप जिस सेक्टर में हो, जिस इंडस्ट्री में हो, जिस बिजनेस में हो, फ्यूचर में वो प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, उसमें फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि 5 साल के बाद फोरकास्टिंग से सेल्स कम आ रही है तो इसका मतलब आपको उस प्रोडक्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। और अगर आपको लग रहा है कि 5 साल बाद सेल्स फोरकास्टिंग में सेल्स ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। जैसे आपने देखा डीजल की कार्स की जो आपकी अभी बिक्री है, 5 साल के बाद फोरकास्टिंग से आपको पता लग रहा है कि उतनी सेल्स नहीं हो रही है। आपको पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक कारों की जो अभी बिक्री है 5 साल के बाद आपने जो सेल्स फोरकास्टिंग की है 5 साल की, उसमें उनकी सेल्स इंक्रीज हो रही है। तो अब आपको समझ में आ गया कि फ्यूचर में डीजल कारें मुझे प्रॉफिट नहीं देंगी, इलेक्ट्रिक कारें मुझे प्रॉफिट देंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी बनाओगे। अब नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग सेल्स फोरकास्टिंग। तो जो फोरकास्टिंग है वो बेसिकली फ्यूचर के लिए की जाती है और फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल होता है, फ्यूचर के लिए की जा रही है, फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो इस वजह से जो हमने फोरकास्टिंग की है वो फोरकास्टिंग गलत हो सकती है। गलत इन द सेंस कि जो हमने फोरकास्टिंग की है सेल्स उससे ज़्यादा भी हो सकती है, जो हमने फोरकास्टिंग की है सेल्स उससे कम भी हो सकती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी फोरकास्टिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो बेसिकली एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी 2 टाइप का होगा, मैक्रो एक्सटर्नल और माइक्रो एक्सटर्नल। मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर आते हैं? पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल, इकोनॉमिकल, सोशलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल। तो इनकी वजह से भी आपकी फोरकास्टिंग गलत, नेचुरल एनवायरनमेंट, इसकी वजह से भी आपकी फोरकास्टिंग गलत हो सकती है। जैसे आपने इस साल की अपनी गाड़ियों की फोरकास्टिंग की थी 2 लाख यूनिट सेल्स होंगी, लेकिन नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कि नेचुरल कैलामिटी, पेंडेमिक, कोविड-19 की वजह से आपकी 3-4 महीने से बिल्कुल सेल नहीं हुई, तो आपकी फोरकास्टिंग गलत हो गई। इसके अलावा गवर्नमेंट ने
हैं किसी पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट पर या किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ बिजनेस पर आपको मना कर दिया, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट सप्लाई चाइना होता था, गवर्नमेंट ने चाइना के साथ अपने बिजनेस रिलेशनशिप को कम कर दिया और आत्मनिर्भर पर जोर दिया, तो अब आप चाइना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी फोरकास्टिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा आता है इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में कंपनी के खुद की पॉलिसी, प्रमोशन की वजह से, प्राइस की वजह से, पब्लिसिटी की वजह से सेल्स बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। पॉजिटिव पब्लिसिटी होगी तो सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, नेगेटिव पब्लिसिटी होगी तो सेल डाउन हो जाएगी। आपने प्राइस बढ़ा दी तो आपकी सेल कम हो गई तो फोरकास्टिंग गलत हो गई। आपने डिस्काउंट दे दिए, प्रमोशन दे दिया, तो आपने जितनी फोरकास्टिंग की थी सेल्स उससे ज़्यादा हो सकती है। माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से भी आपकी इंडस्ट्री में एक नया कंपटीटर आ गया, पहले कंपटीटर था नहीं, अब कंपटीटर आने से वो कुछ आपका मार्केट शेयर कैप्चर करेगा, तो आपकी फोरकास्टिंग गलत हो सकती है। इसके अलावा कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन, जब आपने फोरकास्टिंग की, जब इकोनॉमी ग्रोथ में थी, अब फोरकास्टिंग करने के बाद जब प्रोडक्ट बिकने लगे तो इकोनॉमी है वो रिसेशन में आ गई, तो आपकी सेल्स गलत हो गई। या जब आपने फोरकास्टिंग की, इकोनॉमी रिसेशन में थी, अब इकोनॉमी ग्रोथ में आ गई, तो आपकी फोरकास्टिंग गलत हो सकती है। लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, घट रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके बेस पर भी आपकी फोरकास्टिंग इंपैक्ट हो सकती है। और गवर्नमेंट है वो कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट पर कोई बैरियर लगा दे या किसी कंट्री के साथ मिलकर एसोसिएशन बना ले, तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर ड्यूटीज लग रही हैं वो ड्यूटीज हट गई, तो उसके बेस पर भी आपकी फोरकास्टिंग बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि आपकी जो फोरकास्टिंग है वो एग्जैक्ट हुई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट क्या जाएगा आपका, मेथड्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। देयर आर टू मेथड्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, क्वालिटेटिव मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स को सब्जेक्टिव मेथड्स भी बोलते हैं और क्वांटिटेटिव मेथड्स को ऑब्जेक्टिव मेथड्स भी बोलते हैं। तो क्वालिटेटिव मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स है, यूजर एक्सपेक्टेशंस, सेल्स फोर्स कंपोसाइट, ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, डेल्फी टेक्निक और मार्केट टेस्ट। क्वांटिटेटिव मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स है, टाइम सीरीज एनालिसिस, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस और मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज मेथड्स वन बाय वन। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा आपका, क्वालिटेटिव मेथड्स। तो क्वालिटेटिव मेथड्स में फर्स्ट आ जाएगा यूजर एक्सपेक्टेशन। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आपके कस्टमर्स कम होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। आपको पता है कि आपकी 2 करोड़ की मशीन है, ये पूरे इंडिया में 20 मैन्युफैक्चरर हैं जो कि आपसे इस मशीन को परचेज कर सकते हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट अप्रोच कर उनसे एस्टिमेट ले सकते हो कि इस साल वो आपसे मशीन परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। सपोज उन 20 मैन्युफैक्चरर्स में से 8 मैन्युफैक्चरर्स ने बोला कि वो इस साल आपसे इस मशीन को परचेज कर सकते हैं, तो इस साल आपकी 8 यूनिट सेल्स हो सकती हैं। ये आपकी क्या हो गई, फोरकास्टिंग हो गई। लेकिन जो इसकी डिसएडवांटेज है वो क्या है कि जो आपका कस्टमर है वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, उसने आपसे बोला है वो खरीद सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे मशीन को परचेज करे। सेकंड क्या आएगा, सेल्स फोर्स कंपोसाइट मेथड। जब आपके पास जो सेल्स पर्सन्स होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उसमें जो ब्रांच मैनेजर है वो अपनी ब्रांच के जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे पूछता है कि आप कितनी सेल्स करोगे। तो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं वो बताते हैं कि मैं 20 सेल करूंगा, कोई कहता है 30 सेल करूंगा, कोई कहता है 35 सेल करूंगा, क्योंकि हर किसी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अलग अलग होती हैं। तो एक असिस्टेंट मैनेजर के पास 5 की टीम थी, तो उन सबको जोड़ लेंगे तो असिस्टेंट मैनेजर की फोरकास्टिंग आ जाएगी। एक ब्रांच में 3 असिस्टेंट मैनेजर थे, तो उन तीनों की फोरकास्टिंग को जोड़ लेंगे तो ब्रांच मैनेजर की फोरकास्टिंग आ जाएगी। एक रीजनल मैनेजर के अंडर में 10 ब्रांच थी, तो 10 की 10 ब्रांच के ब्रांच मैनेजर्स की या ब्रांचेज की फोरकास्टिंग को ऐड कर लेंगे तो उस रीजन की फोरकास्टिंग आ जाएगी। और पूरी कंट्री के 4 रीजन थे, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन और वेस्ट रीजन, तो चारों रीजन की है आप सेल्स की फोरकास्टिंग कर लोगे, उनको ऐड कर लोगे, तो पूरी कंट्री में आपके कितने प्रोडक्ट सेल होंगे उनकी फोरकास्टिंग आ जाएगी। तो इसे कौन सा मेथड बोलते हैं, सेल्स फोर्स कंपोसाइट मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा आपका,
ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन। ये बिल्कुल सेल्स फोर्स कंपोसाइट मेथड जैसा होता है। एक डिफरेंस ये होता है, सेल्स फोर्स कंपोसाइट मेथड में जिनको टारगेट अचीव करना है उनसे ही पूछा जाता है कि आप कितनी सेल्स कर सकते हो, लेकिन ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन में जो सुपीरियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट की अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर डिसाइड करता है, फोरकास्टिंग करता है कि वो कितना सेल कर सकता है। तो ये जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनकी जो सेल्स है वो जो मैनेजर होता है वो अपने इंट्यूशन या एक्सपीरियंस से बताता है। तो सब एग्जीक्यूटिव्स या जितने भी मैनेजर्स होते हैं सबके ओपिनियन को जोड़ लिया जाता है और एवरेज सेल्स फोरकास्ट को प्रिडिक्ट कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, डेल्फी टेक्निक। ये बिल्कुल ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन जैसी है, केवल एक डिफरेंस ये होगा, ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन में जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वही फोरकास्टिंग करते हैं, जबकि डेल्फी टेक्निक में हम अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। जैसे किसी इकोनॉमिस्ट को बुला लिया, अगर आपकी कंपनी ऑटोमोबाइल में बिजनेस कर रही है तो ऑटो एक्सपर्ट को बुला लिया। इसके अलावा किसी है इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं उनसे आपने कर लिया, रिसर्च स्कॉलर से डिस्कशन कर लिया, टॉप मैनेजमेंट से, प्रोडक्ट मैनेजर, सेल्स मैनेजर से डिस्कस कर लिया। इन सबको अलग अलग बुलाकर इनसे एस्टिमेट लिया जाता है और इन सब के एस्टिमेट को जोड़कर टोटल जितने थे उनको डिवाइड करते हैं तो एवरेज सेल्स फोरकास्टिंग निकल आती है। तो इसे कौन सा मेथड बोलते हैं, डेल्फी टेक्निक बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है, मार्केट टेस्ट। जब आपका प्रोडक्ट है वो न्यू प्रोडक्ट है तो उसका पास्ट का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, ना ही तो एग्जीक्यूटिव्स को उसका आइडिया है, ना ही सेल्स पर्सन को आइडिया है, ना ही कस्टमर को पता है कि वो अभी खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। तो जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो एक पर्टिकुलर लिमिटेड मार्केट में उसका टेस्ट किया जाता है और उस टेस्ट मार्केटिंग के थ्रू जो कस्टमर्स का रिस्पॉन्स आता है उसके बेस पर उस प्रोडक्ट की कंपनी क्या करता है, फोरकास्टिंग करती है। तो इसे कौन सा मेथड बोलते हैं अपन, मार्केट टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में फर्स्ट क्या है, टाइम सीरीज एनालिसिस। बेसिकली जब कंपनी 10 साल या उससे ज़्यादा के ईयर्स की सेल्स फोरकास्टिंग करती है तो टाइम सीरीज एनालिसिस को यूज़ करती है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है इसलिए नंबर ऑफ वेरिएशंस आते हैं। कंपनी एक एक वेरिएशन को मेजर करती है और उनको मल्टीप्लाई करती है तो ओवरऑल सेल्स फोरकास्टिंग निकल आती है। तो सबसे फर्स्ट क्या आ जाता है, लॉन्ग टर्म वेरिएशन डिनोटेड बाय टी। 10 साल बाद कस्टमर की नीड्स, वांट्स, चेंज, प्रेफरेंसेस सब चेंज हो जाएंगी तो इसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की सेल्स पर इंपैक्ट पड़ेगा। इसे क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म वेरिएशन। सेकंड क्या है, साइक्लिकल वेरिएशन। बिजनेस साइकिल है, 10 साल में रिसेशन भी आएगा, डिप्रेशन भी आएगा, रिकवरी भी होगी, ग्रोथ भी होगी, तो उसकी वजह से जो सेल्स में चेंज आ रहा है उसे क्या बोलेंगे, सेल्स साइक्लिकल वेरिएशन। नेक्स्ट, अगर आपका प्रोडक्ट सीजनल प्रोडक्ट है तो आने वाले 10 साल में ऑफ सीजन भी आएंगे, सीजन भी आएंगे, उनकी वजह से भी आपके प्रोडक्ट की सेल्स पर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये क्या होते हैं आपके सीजनल चेंज। और लास्ट क्या है, इरेगुलर और अनएक्सपेक्टेड वेरिएशन। आने वाले 10 साल में बाढ़ भी आ सकती है, भूकंप भी आ सकता है, वॉर भी हो सकती है, कोविड-19 जैसी पेंडेमिक महामारी भी आ सकती है, तो इस वजह से आपकी सेल्स पर इंपैक्ट पड़ता है। तो सेल्स फोरकास्टिंग कैसे की जाती है, सेल्स इज इक्वल टू टी इंटू सी इंटू एस इंटू आई। सेकेंड मेथड कौन सा है, मूविंग एवरेज। इसमें पास्ट की सेल्स के बेस पर हम फ्यूचर की सेल्स को प्रिडिक्ट करते हैं। सपोज 2017 में आपकी 10,000 यूनिट सेल्स हुई, 2018 में आपकी 12,000 यूनिट सेल्स हुई, 2019 में आपकी 13,000 यूनिट सेल्स हुई, तो 2020 की सेल्स फोरकास्टिंग कैसे करेंगे, 10,000 यूनिट्स प्लस 12,000 यूनिट्स प्लस 13,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 3। तो जो आपकी फोरकास्टिंग आएगी वो 2020 की सेल्स हो जाएगी। अब इसको मूविंग एवरेज क्यों बोलते हैं, सपोज है 2020 में आपकी 15,000 यूनिट सेल्स हुई, तो अब 2021 की सेल्स की फोरकास्टिंग करेंगे तो उसमें 2020, 2019 और 2018 रखेंगे, 2017 की सेल्स को हटा देंगे। इसी तरह जब 2022 की सेल्स की फोरकास्टिंग करेंगे तो उसमें 2021, 2020 और 2019 की सेल्स रखेंगे, 2018 की सेल्स हटा देंगे। तो ये एक तरफ से न्यू ईयर ऐड होता जाएगा और पुराना ईयर हटता जाएगा, तो एवरेज एक तरफ मूव करती जाएगी। तो इसे हम कौन सा मेथड बोलते हैं, मूविंग एवरेज मेथड बोलते हैं। तो इसमें सेल्स T+1 मतलब सेल्स 2021 की कैसे होगी, सेल्स T यानी कि 2020, सेल्स T-1 यानी कि 2019 प्लस सेल्स T-2 यानी कि सेल्स 2018/3। एन का मतलब जितने ईयर्स आप ले रहे हो, तो 3 साल लिए तो 3, 4 साल लिए तो 4 और 5 साल लिए तो 5 साल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। मूविंग एवरेज में हम हर साल की सेल्स की वेटेज इक्वल ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, लेकिन
करंट ईयर की सेल्स पर इमीडिएट जो लास्ट ईयर है उसकी सेल्स का ज़्यादा इम्पैक्ट होगा बजाय उससे प्रीवियस ईयर्स की। जैसे 2020 की सेल्स पर 2019 की सेल्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा बजाय 2017 की सेल्स पर। तो इसमें एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में जो करंट ईयर है, करंट ईयर को ज़्यादा वेटेज दी जाती है एज कंपेयर टू पास्ट ईयर। तो जो टोटल 1 होता है उसको हम बाइफरकेट कर लेते हैं फैक्टर्स में। जैसे अगर हम 3 साल का कर रहे हैं तो 2020 की सेल्स फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो 2019 की जो सेल्स होगी उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2018 की जो सेल्स होगी उसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2017 की जो सेल्स होगी उसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.5, 0.3 और 0.2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल 2019 में हमारी 20,000 यूनिट सेल हुई हैं तो 20,000 इंटू 0.5, 2018 में हमारी 17,000 यूनिट सेल्स हुई थी तो 17,000 इंटू 0.3, 2017 में हमारी 2019 में हमारी 20,000 यूनिट सेल हुई तो 20,000 इंटू 0.5, 2018 में हमारी 17,000 यूनिट सेल हुई तो 17,000 इंटू 0.3, 2017 में हमारी 15,000 यूनिट सेल्स हुई तो 15,000 इंटू 0.2। तो इन सब का जो फिगर आएगा उनको जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के बेस पर सेल्स फोरकास्टिंग निकल ही आएगी। नेक्स्ट क्या है? रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस। कई बार कंपनी जब फ्यूचर के लिए सेल्स को प्रिडिक्ट करती है तो वेरिएबल्स में चेंज करती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू किसी चेंज होने के लिए उसको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि सेल्स एंड प्राइस, तो इसमें सेल्स तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है इंडिपेंडेंटली तो उससे किस पे इंपैक्ट पड़ रहा है? सेल्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है। प्रमोशन और सेल्स में प्रमोशन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई सेल्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि अगर कंपनी अपना प्रमोशन चेंज करेगी तो उसके बेस पर सेल्स पर भी इंपैक्ट पड़ता है। तो जब कंपनी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फ्यूचर में चेंज कर रही है और उसके बेस पर सेल्स को मेजर कर रही है तो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस यूज किया जाता है। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहां पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सपोज कंपनी फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट की सेल्स को मेजर करना चाहती है कि कितनी मेरी सेल्स होगी, फोरकास्टिंग करना चाहती है और वो अपनी प्राइस को चेंज कर रही है तो कौन सा एनालिसिस करेगी? रिग्रेशन एनालिसिस करेगी। और कोरिलेशन का मतलब जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपस में किस तरह से कोरिलेटेड है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नेगेटिवली कोरिलेटेड है। तो इसकी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू +1 से -1 के बीच में होती है। नेक्स्ट क्या आएगा आपका? मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। कई बार कंपनी फ्यूचर में जब सेल्स फोरकास्टिंग कर रही है तो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंज करती है तो उसके लिए कौन सा मॉडल यूज किया जाता है? मल्टीपल रिग्रेशन। जैसे कंपनी प्राइस भी चेंज कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी चेंज कर रही है और अपनी प्रमोशन भी चेंज कर रही है। तो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और तीनों ही डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि सेल्स पर इंपैक्ट करते हैं। तो उस केस में कंपनी सेल्स फोरकास्टिंग के लिए कौन सा मेथड यूज करेगी? मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल यूज करेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? YF इज इक्वल टू A प्लस B1 X1 प्लस B2 X2 B3 X3 BN XN, जहां पर X1 X2 और X3 ये बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और Y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट क्या जाएगा? सेलेक्टिंग ए फोरकास्टिंग मेथड। एक्यूरेसी, बट ओबियस जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं उनकी एक्यूरेसी है वो क्वालिटेटिव मेथड से ज़्यादा होती है और उसमें शॉर्ट टर्म के लिए हैं वो किया जाता है आपके लिए एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग या फिर कौन सा होगा आपका? मूविंग एवरेज होगा। और 1 साल से ज़्यादा जहाँ पर हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में स्टडी मेजर कर रहे हैं तो वहाँ पर रिग्रेशन एनालिसिस, और 10 साल या उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो टाइम सीरीज एनालिसिस। सेकंड, कॉस्ट। क्वांटिटेटिव मेथड्स में इनिशियल लेवल में कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि आप सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हो, SPSS सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हो या कोई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाला सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हो, उसके बाद आपकी उतनी कॉस्ट नहीं लगती है। लेकिन अगर क्वालिटेटिव मेथड में आप हर साल डेल्फी टेक्निक यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको हर साल एक्सपर्ट्स को रिम्यूनरेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ डेटा अवेलेबल। अगर आपके पास नए प्रोडक्ट के लिए कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट टेस्ट कर सकते हो। आपके पास अगर पास्ट का डेटा अवेलेबल है तो आप रिग्रेशन एंड
आप है मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास पास का डेटा अवेलेबल होता है तो आप क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप क्वालिटेटिव मेथड को यूज करोगे। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर, बट ऑब्वियस क्वांटिटेटिव मेथड्स में इनिशियल लेवल में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट या SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्या है एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी। सपोज है फॉर एग्जांपल कंपनी है वो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग से है वो सेल्स फोरकास्टिंग कर रही है पिछले 2-3 साल से और हर साल उसकी फोरकास्टिंग सही आ रही है, तो वो उसी मेथड को ही करना क्या रखती है, कंटिन्यू रखती है, क्योंकि उस मेथड से उसकी फोरकास्टिंग सही आ रही है। किसी दूसरी कंपनी कोई दूसरा मेथड यूज कर रही है, उस मेथड को यूज कर रही है जब तक कि उसकी उस मेथड से फोरकास्टिंग सही आ रही है। अब लास्ट क्या जाएगा, लिमिटेशंस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। पहली क्या है, फोरकास्टिंग फ्यूचर पीरियड के लिए किया जा रहा है, तो फ्यूचर में कंज्यूमर बिहेवियर का चेंज हो सकता है, कस्टमर के इनकम स्टाइल टेस्ट प्रेफरेंस, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर डायनेमिक होता है। सेकंड क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट डाटा। अगर हम क्वांटिटेटिव मेथड्स के बेस पर सेल्स फोरकास्टिंग कर रहे हैं और अगर हमारे पास डेटा एक्यूरेट नहीं है तो फोरकास्टिंग भी गलत हो जाएगी। कई बार जब हम कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं होता है, तो हम अपने इंट्यूशन से ही फोरकास्टिंग करते हैं, तो वो भी गलत हो सकती है। फोरकास्टर जो सेल्स फोरकास्टिंग कर रहा है अगर वो इनएफिशिएंट है और इनएक्सपीरियंस्ड है तो भी फोरकास्टिंग गलत हो सकती है। हम अपनी प्रोडक्ट की सेल्स की फोरकास्टिंग कर रहे हैं लेकिन कंपटीटर क्या मूव कर रहा है, वो अपने प्रोडक्ट में क्या चेंज कर रहा है, मिड ईयर में उसने नया हमसे एडवांस और टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो हमारी फोरकास्टिंग गलत हो सकती है। कई बार कंपनी एक ही मेथड पर डिपेंड होती है, हो सकता है उस मेथड से उनकी फोरकास्टिंग सही जा रही हो लेकिन उस मेथड से उनकी फोरकास्टिंग कम आ रही है और वो उतनी ही सेल्स के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो अगर वो दूसरा मेथड यूज करें उससे पता चले कि उनको ज़्यादा सेल्स हो सकती है तो उसके लिए वो ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, लेकिन कंपनी जैसे नहीं करते। क्वालिटेटिव मेथड्स में कई बार एक्सपर्ट की बायसनेस आ जाती है। सपोज है मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे डेल्फी टेक्निक में बुलाया गया है, मुझे पता चल रहा है कि प्रोडक्ट की सेल्स कम होगी लेकिन मुझे रिम्यूनरेशन मिल रहा है, मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों कंपनी है उसका मूड खराब करूँ, क्यों मैनेजमेंट का मूड खराब करूँ, तो कम सेल्स का मुझे अंदेशा है लेकिन फिर भी मैं क्या बताता हूँ, सेल्स ज़्यादा बताता हूँ, तो बायसनेस आ सकती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में सडन चेंजेस आ सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से फोरकास्टिंग गलत हो सकती है। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर नंबर 13 SDLM का एनालाइजिंग मार्केट पोटेंशियल एंड सेल्स पोटेंशियल कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।